देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मुझे अपनी कंपनी के रिसर्च के लिए एक गांव में जाना था और उस गांव के बारे में वैसे तो कुछ जानता नहीं था मैं, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने दोस्त को लेकर जाऊंगा। और अच्छी बात तो ये थी कि मेरा दोस्त जाने के लिए भी तैयार हो गया, लेकिन आज भी मैं वो चीज़ नहीं भूल सकता हूँ। और यही वजह है कि मैं आज भी अपने दोस्त का कातिल अपने आप को ही मानता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से ही एक आत्मा ने उसकी जान ले ली थी, जिसका मुझे आज भी पछतावा होता है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम आयुष है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं और अपनी कंपनी के तरफ से मुझे रिसर्च के लिए महीने में 1-2 बार इधर से उधर भेज दिया जाता था। और इस बार भी मुझे कंपनी की तरफ से एक गांव में भेजा गया था। यह एक ऐसा सफ़र था जिसके बारे में मैं सोचता हूं तो आज भी मेरा शरीर डर के मारे थर थर काँपने लगता है और मेरी धड़कन भी अपनी सीमित गति से काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। मेरी कंपनी ने रिसर्च के लिए मुझे कानपुर के एक छोटे से गाँव में जाने के लिए बोला। मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मैं मना नहीं कर सकता था क्योंकि कंपनी में मेरी पोस्ट काफ़ी ऊपर थी और मेरा बॉस मुझे इस बड़ी जिम्मेदारी के काबिल समझते थे, इसलिए वो मुझसे ही रिसर्च के लिए बोला करते थे। ठीक इस बार भी उन्होंने मुझसे ही बोला। मैंने ना चाहते हुए भी ये बोल दिया, ठीक है सर, मैं कल चला जाऊँगा। मैं ऑफिस से रात को ही घर आ गया और मैंने अपने दोस्त आयुष्मान को फ़ोन लगाया और बोला, आयुष्मान तू कल फ्री है? एक प्रोजेक्ट के लिए मेरे साथ चलेगा क्या? वो क्या है कि यार मेरी टीम नहीं जा रही है, उनको किसी काम से और कहीं जाना है। तभी आयुष ने बोला, ठीक है, पर अभी तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ और फिर बताता हूँ। दोस्तों, आयुष्मान मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। हम अक्सर मिलकर पार्टी वगैरह किया करते थे, इसलिए मैंने आयुष्मान से बात की और मुझे यकीन था कि आयुष्मान मुझे मना नहीं करेगा। फिर कुछ देर के बाद आयुष्मान का फ़ोन वापस पलटकर मेरे पास आया। मैं फ़ोन उठाकर बोला, हाँ भाई, क्या हुआ, तैयार है क्या नहीं? इस पर आयुष्मान ने कहा, हाँ ठीक है भाई, मैं चलने को तैयार हूँ, बोल कब निकलना है? तभी मैंने उसको अपनी सारी प्लानिंग बता दी और कहाँ जाना है, कैसे जाना है और वहाँ क्या क्या काम है, सब कुछ मैंने उसे बता दिया। और फिर ये सब बताने के बाद मैं चुपचाप से एक गहरी नींद में सो गया। मेरी प्लानिंग के हिसाब से मुझे कल सुबह जल्दी ही बाय रोड निकलकर कानपुर के एक छोटे से गांव में जाना था। वहां पर रिसर्च करनी थी और 1 हफ्ते के बाद लौटकर वापस से कंपनी आना था और पूरा डाटा बॉस के हवाले करना था। मैंने अपने लैपटॉप को अच्छे से रख लिया, सारा सामान पैक कर चुका था और वैसे तो कंपनी की तरफ से मेरे साथ हमेशा एक ड्राइवर भेजा जाता था, लेकिन इस बार मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने दोस्त के साथ जाऊंगा और वो भी जाने को तैयार हो गया है, इसलिए मैं इस बार ड्राइवर को नहीं ले जाऊंगा। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं ड्राइवर को लेकर जाता तो शायद मैं रास्ता नहीं भटकता, और अगर रास्ता नहीं भटकता तो मेरा पाला उस चुड़ैल से नहीं पड़ता, और अगर वो चुड़ैल मेरे दोस्त पर हावी नहीं होती तो आज वो मेरे साथ होता। खैर, होने को कौन टाल सकता है। सुबह मेरा दोस्त मेरे घर पर आ गया जैसे हमने प्लानिंग की थी। ठीक हम यहाँ से समय से निकल गए। शाम तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही सूरज ढला तो वैसे हमारे ऊपर तकलीफ का जैसे साया पड़ गया था। उसके बाद से इतनी परेशानी का सामना हम लोगों को करना पड़ गया कि मैं क्या बताऊं। मैं गाड़ी चला रहा था, तकरीबन अभी रात के 7:15 बज रहे होंगे कि तभी अचानक से एक सुनसान रास्ते में एक कुत्ता आ गया। मेरा दोस्त आयुष्मान चिल्लाने लगा, भाई भाई वो देख, कुत्ता है सामने। और तभी मैंने ब्रेक लगानी चाहिए, लेकिन जब तक काफ़ी ज़्यादा देरी हो चुकी थी। तभी मैंने अपने मुंह से पसीना पूछते हुए कहा, भाई वो मर गया क्या? और आयुष्मान ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और एक भारी आवाज़ में बोला, गाड़ी उस कुत्ते के ऊपर से निकल गई और अभी तुम्हें उम्मीद है कि वो बचा होगा? मैं दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरकर उस कुत्ते के पास जाने ही वाला था कि तभी मेरे दोस्त आयुष्मान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला कि रहने दो, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर और कुत्तों ने देख लिया तो बेमतलब भौंकते हुए हमें काफ़ी दूर तक दौड़ा देंगे। उसकी ये बात सुनकर मैंने अपना जो एक पैर गाड़ी से बाहर निकाल लिया था, उस पैर को अंदर किया और अपना कार का दरवाज़ा बंद किया। मैं समझ गया था कि आयुष्मान बिल्कुल सही बात बोल रहा है, हमें यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए। मैं गाड़ी चलाने ही वाला था कि आयुष्मान ने बोला, तुम रुको, आराम कर लो, मैं गाड़ी चलाता हूँ। और इतना बोलकर वो अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से नीचे उतरा और आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया।
कुछ दूर जाने के बाद हम दोनों की भूख लगने लगी। आगे हमें एक ढाबा भी दिखाई दिया। तभी आयुष्मान ने तुरंत ही गाड़ी की ब्रेक लगाई। अचानक ही ब्रेक लगने की वजह से मुझे एक जोरदार झटका लगा और तभी मैंने उस पर चिल्लाया, क्या हुआ भाई? यार मुझे लगा कि शायद फिर से किसी का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि जब से सूरज डूबा था तब से ही हमारे साथ कुछ न कुछ बुरा होता हुआ चला जा रहा है। उसने बोला, देख यहाँ एक ढाबा है और आगे कई किलोमीटर तक हमें कोई भी ढाबा दिखाई नहीं देने वाला और रात भी काफ़ी हो गई है, इसलिए अब हमें यहाँ पर खाना खा लेना चाहिए। तभी मैंने अपनी नींद भरी आंखों को खोला और एक बार ढाबे का पूरा जायजा लिया और बोला, ठीक है चलो यहीं खाना खा लेते हैं, वैसे भी यार भूख मुझे भी लग रही है। आयुष्मान की बात में दम लगा, इसलिए हमने फैसला किया कि हम यहाँ पर खाना खाएंगे और अब यहाँ से हमारी मंजिल ज़्यादा दूर भी नहीं है। जिस गांव में हमें जाना था गूगल मैप के हिसाब से तो तकरीबन 20 किलोमीटर का ही रास्ता हमें और तय करना था। तभी हमने खाना ऑर्डर किया और पेट भर के खाना खाया। हम खाना खा ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र पीछे बैठी हुई एक औरत पर पड़ी। वो लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी जो कि हल्की रोशनी में काफ़ी ज़्यादा फोकस मार रही थी। मैं उसे देख ही रहा था कि अचानक से उसने मेरी तरफ अपनी गर्दन घुमा ली और मैंने तुरंत ही अपनी नज़र इधर उधर घुमाई तो वो औरत ही अचानक ही वहाँ से खड़ी हो गई और वो वहाँ से चली गई। शायद मुझे लगा कि वो मेरी वजह से गई है, क्योंकि अभी भी उसकी प्लेट का खाना ख़त्म नहीं हुआ था और मैंने इस बात को इग्नोर किया। तभी मैंने बोला, भाई तू टॉयलेट वगैरह जो करना है यहीं पर कर ले, क्योंकि गाड़ी अब सीधे गांव में रुकेगी। सब कुछ अब यहाँ पर क्लियर हो गया था। पेमेंट करने के बाद अब हम लोग गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी हमने देखा कि मेरा गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया है। वो तो शुक्र की बात थी कि बगल में पंचर की दुकान मौजूद थी। तभी मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, अरे छोटू गाड़ी पंचर हो गई है। तभी आयुष्मान ने बोला, अबे अभी तक तो गाड़ी ठीक थी, अचानक से क्या हो गया? लगता है किसी ने जानबूझकर पंचर किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा दोस्त आयुष्मान काफ़ी शक्की किस्म का इंसान था, उसे किसी पर भी यकीन नहीं था। तभी मैंने बोला, अरे यार हो सकता है कहीं कील वील पड़ी हो और गलती से गाड़ी उस पर चढ़ गई हो। आयुष्मान को जवाब देने ही वाला था लेकिन उससे पहले ही वो छोटू आ गया। तभी मैंने छोटू को देखा और बोला, देखना छोटू ये गाड़ी पंचर हो गई है, इसको जल्दी बना दो, निकलना है हमें यहाँ से। तभी छोटू ने दुकान की तरफ इशारा करते हुए एक लड़के को बुलाया तो उन दोनों ने मिलकर गाड़ी के पीछे वाले टायर को बनाया। उतनी ही देर में आयुष ने अपनी सिगरेट खत्म कर डाली। मैं खाना खाकर टहल ही रहा था कि तभी गाड़ी बन गई और हम दोनों यहाँ से निकलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद हम एक सुनसान सड़क पर पहुँच गए थे जहाँ अगल बगल सिर्फ जंगल था। मेरी आँख भी लगने लगी थी, लेकिन तभी आयुष की आवाज़ भी मेरे कानों में सुनाई दी जिसमें उसने बोला, अबे यार ये क्या, इस गूगल मैप को भी अभी बंद होना था। मैंने आँख खोलकर देखा तो ड्राइविंग सीट के पास लगे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी और गूगल मैप बंद हो गया था। तभी मैंने बोला, कोई बात नहीं, ले मेरा मोबाइल ले ले। मैंने अपने जेब से अपना फ़ोन निकाला और आयुष्मान को थमा दिया। आयुष्मान ने उसमें गूगल मैप तो खोल लिया था लेकिन मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था और यही वजह थी जिसकी वजह से हम लोग रास्ता भटक गए थे। इस बात का एहसास हमें आगे जाकर हो गया था। हम जिस गलत रास्ते पर जा रहे थे वहाँ हमारी गाड़ी के अलावा हमें दूर दूर तक कोई और गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। हम लोग सीधा बढ़ते हुए चले जा रहे थे, वो भी बिना कोई मैप के। तभी हमने सोचा आगे जाकर हम किसी से रास्ता पूछ लेंगे। तभी हमें दो रास्ता दिखाई दिए जिनमें से एक रास्ता हाईवे की तरफ जाता था और दूसरा रास्ता सुनसान सड़क पर होकर गाँव की तरफ जाता था। तभी आयुष्मान ने अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाई जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और उसने कहा, भाई बोल किधर से लिया जाए, मैन हाईवे पर मार दें या फिर यही वाला सीधा रास्ता पकड़ लें। मैंने आयुष्मान की तरफ देखा और बोला, एक काम कर, इसी सीधे रास्ते पर ले ले, सन्नाटे भरी रोड है, सटाक से निकल जाएंगे। आयुष्मान ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और हम लोगों ने उसी रास्ते से जाने का अब फैसला किया और ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों उस दिन हमने जाना कि गलत रास्ते पर गलत फैसला बहुत ही गलत साबित हो सकता है। आगे कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना ना आयुष्मान ने की थी और ना मैंने करी थी। कुछ दूर जाने के बाद हमें रास्ते के एक किनारे पर एक एक्सीडेंट से घायल एक शख्स दिखाई दिया। तभी आयुष्मान ने बोला, भाई लगता है किसी का एक्सीडेंट हो गया है, हमें मदद करनी चाहिए। फिर इंसानियत के नाते मैंने भी मदद करने का फैसला किया और हमने वहीं पर गाड़ी रोक दी। हम दोनों जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरे और उस घायल आदमी के पास पहुंचे तो हमें महसूस हुआ जैसे हमारी गाड़ी के अंदर कोई घुसकर बैठ गया है।
हम दोनों ने पीछे गाड़ी की तरफ गर्दन घुमाई तो हमने देखा कि कुछ लोग गाड़ी के अंदर बैठ गए थे और उनके मुंह पर मफलर था और हाथों में धारदार चाकू। अब हमने आगे पड़े घायल आदमी को देखा तो वो भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया था और उसने अपने पास से एक चाकू निकाला और आयुष्मान के गर्दन पर रख दिया। इतना देखकर हम समझ गए थे कि हमारे साथ लूटमार होने वाली है और हमको फंसाया गया है। आयुष्मान के ऊपर जिसने चाकू रखा था मैंने उसको हाथों से पकड़ा और पीछे की तरफ घुमाकर धक्का दे दिया और वो सख्त से जाकर जमीन में गिरा। मैंने फिर जोर से चिल्लाकर बोला, आयुष्मान भाग। यह देखकर कार में बैठे 3 लुटेरे तुरंत ही गाड़ी से नीचे उतरे और वो हमारा पीछा करने लगे। मैं और आयुष्मान जंगल की तरफ अंदर भागने लगे। हमें उनके चिल्लाने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी जिसमें वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, पकड़ो सालों को, छोड़ना मत। अब हम जंगल के अंदर की तरफ काफ़ी तेज़ी से भाग रहे थे क्योंकि हमारी जेब में पर्स रखा था और उस पर्स में काफ़ी पैसे भी थे। काफ़ी दूर भागने के बाद हमें एहसास हुआ कि हमारे पीछे से वो लोग ओझल हो गए हैं। तभी मैंने पीछे गर्दन घुमा कर देखा तो कोई भी नज़र ही नहीं आया। मेरे कदम रुके तो मैंने आयुष को आवाज़ लगाई, रुक जा भाई, शायद वो लोग अब नहीं हैं। इतना सुनकर आयुष्मान भी रुक गया। आयुष्मान की सांसें फूल रही थी और हम दोनों ही पसीने से लथपथ हो चुके थे। तभी आयुष्मान ने हाँफते हुए एक धीमी आवाज़ में बोला, बाल बाल बच गए यार। आयुष्मान के इतना बोलते ही हमें कुछ लोगों के आने की आहट लगी जिसकी वजह से हमने तो उन्हें दूर से ही देख लिया लेकिन वो हमें नहीं देख पाए। तभी मैंने बोला, भाई जल्दी से निकल ले, अगर इनके हाथ में आ गए तो कुछ भी नहीं बचेगा। आयुष्मान ने गर्दन हिलाई और हमने सीधा भागने का फैसला किया। फिर कुछ दूर जाने के बाद हमें सामने एक हवेली दिखाई दी। आयुष्मान ने कहा, भाई जंगल के बीच में इतनी शानदार हवेली। तभी मैंने बोला, छोड़ना यार। तभी हमें उन गुंडों के आने की आहट सुनाई दी। हमने पीछे गर्दन घुमाई और देखा तो वो लोग आ रहे थे। आयुष्मान ने पीछे देखकर बोला, भाई भाग, हवेली के अंदर भागते हैं। हम दोनों बिना कुछ सोचे समझे उस हवेली के अंदर जाने लगे। हमारे हवेली की सीमा को लांघते ही अचानक से अगल बगल के पेड़ पर जितने भी कौवे बैठे थे वो सब आसमान में कांव कांव करते हुए अब उड़ने लगे। पर हम दोनों उस हवेली की तरफ तेजी से भागने लगे और जाकर मैं दरवाजे के पास रुके। तभी आयुष्मान ने कहा, अबे ये तो खुली हुई है। मैंने पीछे देखा और बोला कि जल्दी से इसके अंदर घुस जाओ नहीं तो वो लोग देख लेंगे। हम दोनों हवेली के अंदर घुसे। अंदर बिल्कुल अंधेरा था और जाले लगे हुए थे लेकिन हवेली बहुत ही आलीशान थी। हमने चारों तरफ अपनी गर्दन घुमाई लेकिन हमें कुछ भी नज़र नहीं आया। तभी मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की। तभी बिल्ली के चिल्लाने की आवाज़ आई और ये सुनकर मेरा शरीर ऊपर से नीचे तक कांपने लगा। तभी हमने देखा कि हवेली का दरवाज़ा बंद हो गया है। दरवाजे के बंद होते ही आयुष्मान और मैं हम दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। लेकिन तभी आयुष्मान ने कहा, हो सकता है ये हवा से बंद हो गया हो। हमने दिल की तसल्ली के लिए ये बात बोली थी क्योंकि हमें भी ये बात पता थी कि इतना बड़ा दरवाज़ा हवा से इतनी आसानी से बंद नहीं हो सकता। हम दोनों तुरंत ही दरवाजे के पास गए और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे परंतु दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। तभी मैंने एक डरी हुई आवाज़ में कहा, भाई ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा यार। तभी आयुष्मान ने मेरी तरफ अपना मुँह घुमाकर बोला, यार हम इस हवेली में फंस गए हैं। अभी उसने इतना कहा ही था कि तभी मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, यार ऐसा कुछ नहीं है, इतनी बड़ी हवेली है, इसका मेन दरवाज़ा बंद हुआ है, ज़रूर इसके पीछे का दरवाज़ा खुला होगा। चलो हम पीछे के दरवाजे को ढूंढते हैं और यहाँ से निकल चलते हैं। इतना सुनकर आयुष्मान काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और जल्दी से मेरे साथ चलने को तैयार हो गया। हम पीछे की तरफ घूमे तो हमें एक भयानक जानवर की परछाई दिखी। हम दोनों ने ही एक दूसरे का मुंह देखा। दोनों ही डरे हुए थे और दोनों के चेहरे पसीने से भीग चुके थे। आयुष्मान ने धीमी आवाज़ में कहा, ये क्या है? तभी मैंने कहा, कोई भयानक जानवर लग रहा है यार। तभी मैंने परछाई की उल्टी दिशा में देखा तो एक कबूतर बैठा हुआ था और चांद की रोशनी की वजह से उसकी परछाई उस दीवार पर साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिसको देखकर हम दोनों इतनी बुरी तरह से डरे हुए थे कि हमारे शरीर का तापमान बढ़ गया था। आयुष्मान ने मुझसे कहा, भाई जल्दी से जल्दी पीछे का रास्ता देखो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो यकीनन दिल का दौरा पड़ जाएगा मेरे को। तभी हम दोनों ही पीछे के दरवाजे को ढूंढने लगे। हम पीछे का दरवाज़ा ढूंढते ढूंढते एक कमरे के बाहर जा पहुँचे जहाँ पर हमें देखने को मिला कि एक संदूक रखा हुआ था। तभी मैंने आयुष्मान से कहा, भाई इसको छूना मत। लेकिन आयुष्मान ने कहा, यार आज तो हमारी किस्मत ही पलट जाएगी। आयुष्मान को लग रहा था कि संदूक के अंदर ज़रूर किसी राजा महाराजा ने आयुष्मान के लिए खजाना छोड़ दिया होगा। खैर आयुष्मान ने जब संदूक खोला
तो हम दोनों के होश उड़ गए थे, क्योंकि उस संदूक के अंदर एक कंकाल पड़ा हुआ था। उस कंकाल को देखते ही आयुष्मान ने संदूक तुरंत ही छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हट गया। उस संदूक के पास में लिखा हुआ था जो किसी और भाषा में था, और वो भाषा हमें समझ में नहीं आ रही थी। तभी मैंने आयुष्मान से कहा, ये देख, इसमें कुछ लिखा हुआ है। लेकिन आयुष्मान ने मेरी तरफ नहीं देखा और आयुष्मान वहीं पर सुन खड़ा था। मैंने अपना फ़ोन निकाला और उसमें गूगल ट्रांसलेट खोला और उस लिखे उस शब्द की फ़ोटो ली और ट्रांसलेट किया, जिस पर लिखा हुआ था, गलती से भी इसे खोलने की कोशिश मत करना। इसके अंदर एक भयानक आत्मा का श्रापित शरीर पड़ा हुआ है। एक बार इसे खोल दिया गया तो ये आत्मा आज़ाद हो जाएगी, और जिसके द्वारा इसे खोला जाएगा उसकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। दोस्तों, इतना पढ़ते ही मेरे तो होश गुम हो गए। मैंने आयुष्मान का चेहरा देखा जो कि उसी संदूक को ताक रहा था जिसमें कंकाल पड़ा हुआ था। मैंने तुरंत ही आयुष्मान का हाथ पकड़ा और आयुष्मान को उस कमरे से बाहर निकाला। आयुष्मान सदमे में चला गया था, क्योंकि आयुष्मान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे बड़े और भयानक संदूक में किसी इंसान का कंकाल हो सकता है। अभी हम कमरे से बाहर ही निकले थे कि सभी कमरों से हंसने की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ सुनकर मेरे भी होश उड़ चुके थे, लेकिन मुझसे ज़्यादा आयुष्मान बुरी तरीके से डर गया था। हम दोनों जल्दी से भागकर और कमरों की तरफ जा जाकर ये देख रहे थे कि कौन से कमरे में दरवाज़ा मौजूद है जिसके ज़रिए से हम इस हवेली से बाहर निकल सकें। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम करें तो करें क्या। हमारे दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि हमारी हिम्मत टूट चुकी थी और अब ऐसा लग रहा था कि हम दोनों का अंत यहीं पर हो जाएगा। लेकिन अचानक से तभी एक उम्मीद जागी, क्योंकि जिस मेन दरवाजे से हम लोग इस हवेली के अंदर आए थे, अब वो दरवाज़ा हल्का सा हिलता हुआ महसूस हुआ। तभी मैंने आयुष्मान से कहा, अबे भाग, दरवाज़ा खुल गया है। इतना सुनने के बाद आयुष्मान इतनी तेज़ी से दरवाजे की तरफ भागा जैसे मानो उसको दूसरी ज़िंदगी मिल गई हो। मैं भी उसके पीछे पीछे दरवाजे की तरफ भागा। हम दोनों दरवाजे के पास पहुँचे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तभी पीछे से एक भयानक आवाज़ आई, तुमने मुझे आज़ाद किया है, शुक्रिया तो कहने दो, और हाँ, इतनी जल्दी भी क्या जाने की। इतना सुनकर जो हम दोनों अभी तक दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने ऐसा करना रोक दिया और एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे। धीरे धीरे करके हमने गर्दन पीछे की तरफ घुमाई, लेकिन हमें पीछे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी मैंने आयुष्मान से गुस्से में कहा, तुझे संदूक खोलने की क्या जरूरत थी। आयुष्मान ने मेरी तरफ देखते हुए बोला, गलती हो गई भाई, अब क्या किया जाए। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन संदूक से निकली हुई चुड़ैल अब जो कुछ भी होगा सिर्फ वो चुड़ैल ही करेगी। तभी हम लोग फिर से पीछे की तरफ घूम गए और जो मेन दरवाज़ा था उसे ज़ोर ज़ोर से ठोंकने लगे, शायद ही कोई हमें बचाने आ जाए। इसी उम्मीद के साथ हम दरवाज़ा लगातार ठोंक रहे थे। फिर कुछ देर के बाद वहाँ से एक आदमी गुजरा जिसने दरवाजे के अंदर से आती हुई हमारी आवाज़ को सुन लिया था। वो आदमी आकर बाहर से दरवाजे को ठोकने लगा और इतना सुनकर हमने भी अंदर से दरवाजे को ठोका और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, भाई भाई बचाओ हमें। इतना सुनकर बाहर खड़ा आदमी ये तो समझ गया कि अंदर कोई फंस गया है। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अभी मैं दरवाजे को खोलने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी मैंने देखा कि आयुष्मान उसी कमरे की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़े जा रहा है जहाँ पर कंकाल मौजूद था। इसी बीच मैंने आयुष्मान से चिल्लाते हुए कहा, आयुष्मान भाई कहाँ जा रहा है तू। लेकिन वो मेरी बात को बिल्कुल भी सुन ही नहीं रहा था। मैं भी उसके पीछे पीछे उसे रोकने गया। मैंने जैसे ही आयुष्मान का हाथ पकड़ा तो उसने मेरा हाथ छुड़ा दिया और उसी कमरे की तरफ जाने लगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे डर भी लग रहा था कि आखिर जिस कमरे से आयुष्मान इतनी बुरी तरीके से डर के अभी भागा था, अब उस कमरे में वो मुस्कुराते हुए जा रहा है। तभी मुझे देखा कि बाहर खड़े उस आदमी ने इस हवेली का मेन दरवाज़ा खोल दिया। मैंने आयुष्मान को चिल्लाकर बोला, आयुष्मान दरवाज़ा खुल गया है, चल निकलते हैं यहाँ से। लेकिन आयुष्मान के ऊपर मेरी बातों का कोई भी असर ही नहीं हो रहा था। मैं फिर से आयुष्मान के करीब गया और उसका हाथ पकड़ लिया। तभी आयुष्मान ने मुझे धक्का दिया और मैं वहीं पर गिर पड़ा। मैं आयुष्मान का चेहरा देख रहा था और उसे इतनी ज़्यादा खुशी थी कि मैं शब्दों में बता नहीं सकता। मैं वापस से खड़ा हुआ तो मुझे ऊपर खड़ा देखकर जिस शख्स ने दरवाज़ा खोला था वो भी ऊपर आ गया था। वो शख्स भी आयुष्मान को देख रहा था। मैंने देखा आयुष्मान उसी संदूक में जाकर लेट गया है। आयुष्मान के चेहरे पर हंसी थी और मेरे हाथ और पैर के रोंगटे भी खड़े हो गए थे। मैं आयुष्मान की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उस आदमी ने चिल्लाकर बोला, खबरदार उस संदूक को हाथ मत लगाना, नहीं तो ये हाल तुम्हारा भी होगा। तभी मैंने अपने कदम जगह पर ही रोक लिए।
मैंने आयुष्मान को बहुत बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी तरफ से ना कोई जवाब आया और ना ही कोई हलचल हुई। बाहर से आया वो शख्स मुझे लेकर बाहर आ गया। तभी उस शख्स ने कहा, मैं यहीं का लोकल आदमी हूँ, मुझे मालूम है उसके साथ क्या हुआ है। उसकी चिंता करके अब कोई मतलब नहीं है, उसकी चिंता करके अब कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी मौत निश्चित हो जाएगी। इससे पहले भी यहाँ पर इस तरीके के कई हादसे हो चुके हैं जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है, और जिसने भी उस संदूक को खोला है वो कभी भी बच नहीं सका। दोस्तों, ये बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैंने उस शख्स से बोला, कोई तो रास्ता होगा मेरे दोस्त को बचाने का। उस शख्स ने बोला, नहीं, कोई भी रास्ता नहीं है। इतना सुनकर अब मेरे आंसू बहने लगे। मैं ज़ोर ज़ोर से चीख कर रोने लगा, लेकिन तभी आयुष्मान के चीखने की आवाज़ अंदर से आई। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और फिर उस हवेली के अंदर भागा। मेरे पीछे पीछे वो शख्स भी मेरे पीछे आ गया। हमने उसी कमरे में जाकर देखा जहां आयुष्मान संदूक में लेटा हुआ था। अब आयुष्मान के मुंह से खून की उल्टी हो रही थी। ये देखकर मैं सुन्न पड़ गया और मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मेरी आंखों के सामने आयुष्मान खून की उल्टी करके मर गया। दोस्तों, मेरा पक्का दोस्त मेरी वजह से उस दिन मारा गया। इस बात को मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ और मैं तुरंत यहाँ से निकलकर अपने घर पर चला गया। उसके घर वालों को मैंने सारी बात बताई, जो आज भी मुझे ही दोषी मानते हैं, और साथ ही आज भी मैं आयुष्मान का अपने आप को कातिल मानता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।